Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we will be covering the newspaper for 2nd of June 2024. So first of all, here we will be installing the optical fiber based system that will be detecting elephant crossing. तो डिटेक्शन इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है आईडीएस एलिफेंट्स के लिए होगा 33 किलोमीटर ऑफ स्ट्रेच जो है हमारा कोटेकट और मुद्दकरई उसके बीच में हम इसको लगाएंगे ताकि प्रिवेंट कर पाए एलिफेंट्स की डेथ। तो केरला के अंदर बेसिकली रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा ये किया जाएगा। इसके अलावा ये किस में हेल्प करेगा, हमें जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है उसके अंदर हेल्प करेगा। जो एनिमल्स की डेथ हो जाती है वाइल क्रॉसिंग ऐसे रेलवे लाइंस, उसके लिए हेल्प करेगा। इसके अलावा केरला की अगर बात करते हैं तो वहां पे एलिफेंट्स की पॉपुलेशन हमें ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि कंपैरेटिवली जो पालघाट वाला गैप होता है वो बाकी कंपैरिजन में ज्योग्राफिकल फीचर्स से फ्लैट होता है, तो प्लेन एरिया हमको मिलता है, इसलिए वहां पे ज्यादा एलिफेंट्स मिलते हैं। बाकी अगर एरिया देखते हैं वहां पे तो बाकी एरियाज में हिली एरिया होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड सिस्टम एंड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम 33 किलोमीटर स्ट्रेच में देखने को मिलेगा हमको। एलिफेंट कॉरिडोर, क्योंकि कर्नाटका नीचे वाली जो हमारी कह सकते हैं स्टेट्स है कर्नाटका केरला, वहां पे काफी ज्यादा नंबर ऑफ एलिफेंट्स हमें देखने को मिलता है, एंड कर्नाटका स्पेसिफिकली जो है इट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स। नेक्स्ट, चाइनाज फूड सिक्योरिटी लॉज टेक्स इफेक्ट। तो यहाँ पे चाइना बात कर रहा है कि वो अपने फूड प्रोडक्शन को बढ़ाएगा एंड प्रोटेक्ट करेगा अपने फार्म लैंड्स को फ्रॉम बीइंग कन्वर्टेड फॉर अनदर यूजेस, जिसमें मेन ध्यान दिया जाएगा ग्रेन्स के ऊपर, जिसमें मिलेट्स आएंगे, ओट्स आएंगे, सोरगम, बार्ले, बकव्हीट, मंग बीन्स। तो सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है उनको अकाउंटेबल रखा जाएगा ताकि फूड सिक्योरिटी को वो इनकॉर्पोरेट कर पाए अपने इकोनॉमी और डेवलपमेंट एजेंडा के अंदर। तो एब्सोल्यूट सेल्फ सफिशिएंसी की यहाँ पे बात हो रही है, एब्सोल्यूट सेल्फ सफिशिएंसी एंड री कर पाए वर्ल्ड का सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल इंपोर्टर जो कि चाइना है, टू लोअर इट्स रिलायंस ऑन ओवरसीज परचेजेस। तो फूड सिक्योरिटी के केस में बेसिकली यहाँ पे एब्सोल्यूट सेल्फ सफिशिएंट होने की बात की जा रही है। तो चाइना जो है उसने एक्सपैंड किया है अपना डेफिनेशन ऑफ कोरस ग्रेन्स ऑल्सो, इसमें मिलेट्स और ओट्स को भी इसने इंक्लूड किया है, सोरगम और बार्ले को भी। इसके अलावा देन नेक्स्ट हमारा आता है विंडफॉल टैक्स। देन नेक्स्ट वी हैव इज विंडफॉल टैक्स जो कि क्रूड ऑयल के ऊपर लगाया जाएगा। इट विल बी डिक्रीज्ड। नेक्स्ट वी हैव इज विंडफॉल टैक्स ऑन द क्रूड ऑयल। तो विंडफॉल टैक्स क्या होता है? बेसिकली जो प्लान्ड हमारा प्रॉफिट नहीं होता सडन परचेजेस की वजह से, सेलिंग की वजह से जो किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है, दैट इज कॉल्ड विंडफॉल टैक्स। तो यहाँ पे विंडफॉल टैक्स जो है पहली बार इंडिया में इम्पोज किया गया था 2022 के अंदर, एंड जो टैक्स रेट है उसको रिव्यू किया जा रहा है ऑयल प्राइसेस को लेके। तो SAED दैट इज स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी जो कि टैक्स के फॉर्म में लेवी की जाएगी। H5N1 इट रिमेन्स इन्फेक्शियस ऑन मिल्किंग इक्विपमेंट्स। तो एवियन बर्ड फ्लू की यहाँ पे बात हो रही है, पोल्ट्री सेक्टर को इसने बहुत सीरियसली इम्पैक्ट किया है। हमने देखा कैटल्स के अंदर भी हमें मिला है, और यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो अनपास्चराइज मिल्क है उसके अंदर भी इन्फ्लुएंजा वायरस हमें मिल रहा है। तो जो इक्विपमेंट्स है वहां पे वो भी इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो जो मिल्क है एंड इक्विपमेंट्स है दोनों ही, वहां पे हमें H5N1 मिला है। ब्लड प्रोटीन, तो यहाँ पे बात हो रही है पेरू साइकन कल्चर।
तो टोम मिली थी हमें एक ऑफ एन एलिट एजिंग 40 to 50 years ओल्ड, सीकियन कल्चर ऑफ पेरू के अंदर। तो यहाँ पे ह्यूमन ब्लड हमें मिला उसके अंदर, जो कि पेंट की तरह यूज किया गया। एंड ऑल्सो बर्ड एग प्रोटीन, जिनको मिला के हम बोल सकते हैं कि रेड पिगमेंट की तरह उसको यूज किया गया। तो इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है हमारे लिए। तो 6 proteins from human blood in the red paint, including serum, albumin, immunoglobulin G। तो ये सारे प्रोटीन्स थे जो ह्यूमन ब्लड के अंदर मिलते हैं, जो कि रेड पेंट के अंदर भी मिले हैं उस टोम के अंदर। The next, cities warming due to effect of urbanization and climate change। तो rate of warming जो cities में है, it has increased to twice than the rest of the country। तो सिर्फ cities जैसे urban cities हैं हमारी, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो वार्मिंग है वो ट्वाइस हो गई है बाकी कंट्री के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो इंडिया का जो अर्बन लैंडस्केप है वो डबल होने वाला है 2050 तक, जिसका मतलब 450 मिलियन रेजिडेंट्स जो हैं वो और आएंगे। तो हम बोल सकते हैं और कंजेस्टेड होगा, और हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अर्बन प्लानिंग जो है वो सस्टेनेबल हो आगे आने वाले टाइम के लिए भी। तो जो ट्रैप कर लेता है हमारा अर्बनाइजेशन, कंक्रीटाइजेशन होने की वजह से, लेस ग्रीन स्पेसेस होने की वजह से, जो अर्बन आइलैंड हीट इफेक्ट है, UHI, उससे हम देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर है बाकी कंट्री से कंपेयर करें तो इन सिटीज में ट्वाइस ज्यादा देखने को मिला है। तो माइक्रो क्लाइमेट, लोकल माइक्रो क्लाइमेट हमने बनाने की बात की थी कल, तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, ये सारे बेसिकली हम बोल सकते हैं कि हमारा पब्लिक हेल्थ के लिए एक मेजर कंसर्न बन जाता है। स्टेट लेवल पे हीट एक्शन प्लान होने चाहिए, एंड स्टेट पे ही नहीं, हमने बात की थी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हीट एक्शन प्लान्स होने चाहिए। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है स्टडी जो एम्फोसाइज करती है कि अर्बन हीट मैनेजमेंट के लिए हमें एक डिफरेंशियल अप्रोच को फॉलो करना चाहिए हर सिटी के अंदर। तो सिटीज जो हैं विद लार्ज अर्बनाइजेशन कंट्रीब्यूशन, उनके लिए हमें चाहिए कि लोकल स्केल पे इंटरवेंशन हम करें, जैसे यूज ऑफ सस्टेनेबल मटेरियल्स लाइक कूल रूफ्स, कूल या फिर परमानेंट पेवमेंट्स, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लेक्स, अर्बन फॉरेस्ट, जो कि हमें कॉम्प्रिहेंसिव एमिशन रिडक्शन स्ट्रेटजीज में हेल्प करेगा, नेशनल लेवल पे भी एंड ऑल्सो रीजनल लेवल पे भी। तो लार्ज एफॉरेस्टेशन, प्लांटेशन, रिजुविनेशन करना वाटर बॉडीज का, जिसमें लेक्स आ जाते हैं, वेटलैंड्स आ जाते हैं। इसके अलावा जो इफेक्टिव वार्मिंग मिटिगेशन होता है विद बोथ द एक्सट्रीम अर्बन रेनफॉल, फ्लड या एयर पोल्यूशन, ये सारे केसेस हम बोल सकते हैं कि इंटर रिलेटेड होते हैं। तो टायर 2 cities in the eastern part of the country, they have stronger urbanization driven warming। तो ईस्टर्न पार्ट जिसमें हमारा कोलकाता आ जाता है, तो ईस्टर्न पार्ट पे जो टायर 2 cities हैं वहां पे हमने देखा कि अर्बनाइजेशन ड्रिवन वार्मिंग ज्यादा देखने को मिली है, स्ट्रोंगर है। तो ये कुछ केसेस हो जाते हैं हमारे। इसके अलावा हमने देखा था कि अगर एक्सट्रीम हीट वेव वार्निंग है तो स्कूल की टाइमिंग्स को चेंज किया जाए, ऑफिस वर्किंग आवर्स को चेंज किया जाए, एंड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम वर्क फ्रॉम होम पे भी स्विच कर सकते हैं अगर पॉसिबल नहीं है टाइमिंग्स को चेंज करना। इसके अलावा हमने बात की थी कि जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे एक एलोकेटेड स्टाफ होना चाहिए हीट वेव से जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके लिए। इसके अलावा इमरजेंसी वार्ड के साथ साथ इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस भी होना चाहिए ताकि रैपिड रिस्पॉन्स हो पाए। The next, ancient skull with cancer holes, it clues to Egyptian medicine। तो यहाँ पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये इजिप्टियन स्किल मिला है जिसमें साइंस मिले हैं बेसिकली हमको ब्रेन कैंसर के एंड उसको ट्रीट करने के। तो हमने देखा कि इजिप्टियन जो हमारा कल्चर था उनको इम्पोर्टेंस पता थी कि हेल्दी डाइट, हाइजीन मेंटेन करना कितना इम्पोर्टेंट होता है एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे हमने वही देखा कि जो स्कल में हमें मार्क्स मिले हैं, कट्स मिले हैं, उससे पता चलता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट इजिप्टियंस ने ट्राई किया था करने का। यहाँ पे अब कैंसर की बात हो रही है तो कैंसर इज एज ओल्ड एज टाइम।
तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कि कैंसर जो है पहले से ही था, अभी नहीं आया है। तो डायनासोर्स जो थे वो भी, उन्होंने भी सफर किया था कैंसर से। तो मॉडर्न अभी हमें पता चल रहा है कि जो स्कल सर्जिकल मार्किंग्स हैं उनसे, कि जो इजिप्टियंस थे वो कैंसर को ट्रीट करने का ट्राई किया था उन्होंने। जो कट्स मिले हैं हमें, दे आर 4000 years old। तो एंशियंट सिविलाइजेशन के अटेम्प्ट के बारे में हमें बताता है। देन नेक्स्ट इज देयर इज अ फ्रेश रो ऑन मुल्ला पेरियर। तो तमिलनाडु और केरला के बीच में हम देख सकते हैं कि ये हमेशा एक कॉन्फ्लिक्टिंग मैटर रहता है, मुल्ला पेरियर डैम, जो कि काफी पुराना डैम है पेरियर रिवर के ऊपर। तो अभी जो ये डैम है ये पेरियर रिवर के ऊपर है और केरला के अंदर लोकेटेड है, बट इसको रेगुलेट और ऑपरेट करता है तमिलनाडु। तो उसी की वजह से इंटर स्टेट वाटर शेयरिंग, इंटर स्टेट डैम के ऊपर कंट्रोल के ऊपर इशू हमेशा से रहा है। एंड अभी यहाँ पे नया, बेसिकली बोल सकते हैं नया आइडिया लेके आया है केरला, कि एक नया डैम हम इसके ऊपर बनाएं। एंड ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मुल्लापेरिया डैम है इसको भी हटा के पूरा नया एक डैम बनाएं, जिसकी वजह से ये जो वाटर शेयरिंग का इशू है दोनों केरला और तमिलनाडु के बीच में, उसको हम बोल सकते हैं कि सॉल्व कर पाए। मुल्ला पेरियर की बात करते हैं तो ग्रेविटी स्टाइल ऑफ डैम है पेरियर रिवर के ऊपर। कार्डामोम हिल्स जो हमारे वेस्टर्न घाट के अंदर लोकेटेड है वहां पे ये बना हुआ है। एंड इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है पेरियर नेशनल पार्क, जो कि इस डैम के आसपास लोकेटेड है। तो यहाँ पे पूरी टाइमलाइन भी दी हुई है कि केरला जो है जैसे वो डिपेंड करता है कि कितना वाटर रिलीज किया जा रहा है डैम से। इतनी ही इरिगेशन होगी उसके इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, थेनी, मदुराई, शिवगंगा, रामानंथपुरम। तो इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। एंड इसके अलावा 2018 एंड 19 से बैक टू बैक फ्लड्स भी देख रहे हैं केरला। तो हम देख सकते हैं कि दोनों दोनों स्टेट्स के बीच में कितना कम्युनिकेशन है रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ वाटर, एंड उसके ऊपर कितने इश्यूज आते हैं। तो वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेरियर टाइगर रिजर्व, दैट इज अ बोथ टाइगर एंड एलिफेंट रिजर्व। जैसे हमने देखा नीचे साउदर्न इंडिया में एलिफेंट्स की पॉपुलेशन ज्यादा देखने को हमें मिलती है। तो फॉरेस्ट लैंड जो है आसपास पेरियर टाइगर रिजर्व का, उसको भी हमें क्लियर करना पड़ेगा अगर हमें नया डैम बनाना है तो अभी कोई ओवरऑल यहाँ पे रिजल्ट निकला नहीं इन दोनों के डिस्कशन का और मीटिंग का, एंड अब्रप्टली जो मीटिंग है उसको कॉल ऑफ कर दिया गया। बट यही न्यू टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस की यहाँ पे बात हो रही है कि नया डैम बनाया जाए एट मुल्ला पेरियर, क्योंकि दोनों स्टेट्स का लीगल बैटल चल रहा है सिंस 1996। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इस क्रिटिकल इशू को सॉल्व करना। देन नेक्स्ट इज व्हाट ग्रेड ऑफ कोल डज इंडिया प्रोड्यूस। तो कौन से ग्रेड का कोल इंडिया प्रोड्यूस करता है एंड जो इंपोर्ट करता है उसमें क्या डिफरेंस है। देन इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट है क्लीन कोल क्या होता है एंड कैलोरिफिक वैल्यू क्या होती है कोल की। तो सबसे पहले हाई ग्रेड और लो ग्रेड। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है हाई ग्रेड कोल मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में होता है, कैलोरीफिक वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट में होता है, हाउ दे आर प्रोसेस्ड। तो जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है मतलब जो अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रही है जब आप कोल को जलाते हो, बर्न करते हो, कंबशन होता है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कोल इज अ फॉसिल फ्यूल विच इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन, एश, मॉइस्चर एंड इट होस्ट अनदर इम्प्योरिटीज ऑल्सो। तो जितना कार्बन कंटेंट कोल के अंदर प्रेजेंट है उतना ही हाई ग्रेड वो होता जाता है। एंड इंडिया के अंदर बात करते हैं तो चार ग्रेड होते हैं कोल के, जिसमें लिग्नाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल होता है। इंडिया के अंदर बात करते हैं तो बिटुमिनस सबसे ज्यादा मिलता है। कहाँ पे? जो हमारी साउथ और सेंट्रल रीजन में पूरी बेल्ट है जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये सारी स्टेट्स आ जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कोल प्रोडक्शन के लिए। तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, कितना कंटेंट ऑफ कार्बन मिल रहा है उतना ही ज्यादा उसका ग्रेड होगा। इसके अलावा इंडिया जो इंपोर्ट करता है अब कोल,
उसमें क्या डिफरेंस होता है, उसमें बेसिकली ये डिफरेंस होता है, जो हमारा डोमेस्टिक कोल होता है उसमें ऐश कंटेंट ज्यादा आता है। हम देखते हैं कि फ्लाई ऐश होता है, जब बर्न करते हो आप कोल को तो फ्लाई ऐश, माइन्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो बेसिकली बाय प्रोडक्ट में निकलते हैं। तो जो डोमेस्टिक कोल है उसमें फ्लाई ऐश का कंटेंट ज्यादा होता है, इसलिए लो कैलोरीफिक वैल्यू होती है। और जो इम्पोर्ट करते हैं हम कोल, उसके अंदर फ्लाई ऐश कंटेंट कम होता है, कैलोरीफिक वैल्यू भी मतलब कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है। तो एवरेज जीवीसी डोमेस्टिक थर्मल कोल का दिखाया भी हुआ है यहाँ पे, 3,500 से लेके 4,000 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी पर केजी। इससे कंपेयर करते हैं अगर इम्पोर्टेड थर्मल कोल से, तो उसका कैलोरीफिक वैल्यू हम देख सकते हैं +6,000 है। एंड यहाँ पे 3,500 से 4,000 के बीच में वेरी करता है। तो डोमेस्टिक में फ्लाई ऐश कंटेंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द इम्पोर्टेड कोल, एंड लो कैलोरीफिक वैल्यू होती है एज कम्पेयर टू द इम्पोर्टेड कोल। तो एवरेज ऐश कंटेंट ऑफ इंडियन कोल्स इज मोर देन 40%। तो मोर देन 40% होता है इफ यू कंपेयर टू द इम्पोर्टेड कोल। इम्पोर्टेड कोल जिसमें लेस देन 10% होता है ऐश कंटेंट, तो हम देख सकते हैं कि उसका एफिशिएंसी ज्यादा है। इसके अलावा की क्लीन कोल क्या होता है? तो क्लीन कोल क्या होता है, यहाँ पे यही बात हो रही है कि वी गेट क्लीन कोल व्हेन द कार्बन कंटेंट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय रिड्यूसिंग द ऐश कंटेंट। बाय प्रोडक्ट में कम बाय प्रोडक्ट मिल रहा है हमें, मतलब फ्लाई ऐश का कंटेंट कम जेनरेट हो रहा है, कार्बन ज्यादा होने से उसका कंबशन, कंप्लीट कंबशन की तरफ ज्यादा बढ़ता है, तो उसी को ही हम बोलते हैं कि क्लीन कोल है वो। रिजल्टिंग क्या क्या हमें मिलता है? सिन गैस, अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, सिन गैस, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, जिसको बाद में क्लीन किया जाता है एंड देन बर्न किया जाता है इन द गैस टर्बाइंस, ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाए। तो IGCC, दैट इज इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन कंबाइंड साइकिल, कोल गैसिफिकेशन का प्रोसेस रिगार्डिंग क्लीन कोल। तो सिन गैस भी पूछा गया था ऑलरेडी यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर होता है ये। देन इंडिया जो है 2024 मार्च में प्रोड्यूस किया 261 टन ऑफ कोल, जिसमें से 58 मिलियन टन जो था वो कोकिंग कोल था। इसके अलावा फ्यूचर में हम देख सकते हैं कि हम हाइब्रिड मॉडल, जिसमें विंड, सोलर एनर्जी एंड ओवरऑल क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ने की बात करते हैं। तो धीरे धीरे जो कोल के ऊपर डिपेंडेंस है फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, उसको हम कम करने का ट्राई कर रहे हैं। इज अ फ्यूचर पैलेस्टीन स्टेट पॉसिबल? तो हमने ऑलरेडी देखा कि पहले यूएनएससी के रिकमेंडेशन होनी चाहिए, देन रिकमेंडेशन के बाद यूएनजीए में 2/3 ऑफ वोटिंग मिलनी चाहिए, उसके बाद आप किसी को परमानेंट मेंबर बना सकते हो यूएन का। एंड यहाँ पे हमने बात की है पैलेस्टीनियन स्टेट को हमने बनाया है परमानेंट ऑब्जर्वर यूएन में। तो इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया हमेशा से 2 स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करता है, बट यहाँ पे हमने देखा आयरलैंड जो है वो भी पैलेस्टीनियन स्टेट के रिकॉग्निशन को बोल सकते हैं कि सपोर्ट कर रहा है। अरब कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरेबिया एंड जॉर्डन है, तो वो कंसर्न्ड है रीजनल प्रोस्पेरिटी को लेके, कि जो पैलेस्टीन का क्वेश्चन है ये शायद कभी इतना लॉन्ग लास्टिंग क्वेश्चन है कि पता नहीं ये सॉल्व हो भी पाएगा कि नहीं। तो 2 स्टेट सोल्यूशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा है। इसके अलावा 32% ऑफ द पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन जो है, दे वर टू हैव 56% ऑफ द पैलेस्टीनियन लैंड। एंड पूरा यहाँ पे हमें बोल सकते हैं कि एक टाइमलाइन देखने को मिल रहा है कि पहले जो ज्यूज थे दे अकाउंटेड फॉर अबाउट 28% ऑफ द पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन। वेस्ट बैंक, गाजा, नगेव डेजर्ट, ये जो थे दे वुड मेक अप द अरब स्टेट, वाइल मच ऑफ द पैलेस्टीनियन कोस्ट जो था हमारा फर्टाइल था, और गैलीली रीजन जो था वो ज्यूइश स्टेट का पार्ट बनता। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, जिसमें यूएन स्पेशल कमीशन ऑन पैलेस्टीन आया, जिसने पार्टीशन के प्लान को आगे प्रपोज करने की बात की।
इसने प्रपोज किया कि जो पैलेस्टीन है उसको 3 टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया जाएगा, एक ज्यूइश स्टेट, एक अरब स्टेट और एक इंटरनेशनल टेरिटरी जिसमें जेरूसलम होगा। तो जेरूसलम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड वन ऑफ द हॉलीएस्ट साइट फॉर देम। तो ज्यूज जो थे दे मेड अप रफली 32% ऑफ द पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन, जो कि 56% ऑफ द पैलेस्टीनियन लैंड थे उसको ऑक्यूपाई करेंगे अकॉर्डिंग टू जो हमारा ये प्लान आया यूएन स्पेशल कमीशन ऑन पैलेस्टीन के अकॉर्डिंग। देन पार्टीशन प्लान को अडॉप्ट किया गया यूएनजीए में, एंड अरब्स जो थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इस प्लान को, एंड इंडिया ने भी उसके अगेंस्ट वोट किया था। बट ज़ोनिस्ट लीडरशिप जो थे इजरायली साइड में, उन्होंने सेटल किया और एक्सेप्ट किया इस प्लान को, एंड उन्होंने यूनिलैटरली डिक्लेयर कर दिया स्टेट ऑफ इजराइल, जिसने बेसिकली फर्स्ट अरब इजरायली वॉर को ट्रिगर किया। तो 1949 में इसराइल जो था इसने 22% मोर टेरिटरी, जितना यूएन ने प्रपोज किया था उससे भी 22% ज्यादा टेरिटरी कैप्चर कर ली इस वॉर के बाद। इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है 1967 में 6 डे वॉर, जिसमें इसराइल जो था उसने वेस्ट साइड जो वेस्ट बैंक है और ईस्ट जेरूसलेम है, जॉर्डन से लेके उसको बेसिकली कैप्चर किया, गाजा स्ट्रिप को, सिनाई पेनिनसुला फ्रॉम इजिप्ट एंड ऑल्सो गोलन हाइट्स सीरिया से, इन सारी टेरिटरीज को उसने कैप्चर किया। एंड इसराइल जो है वो कंटिन्यू अभी भी इन सारी टेरिटरीज को कंट्रोल करता है। तो पैलेस्टीनियन नेशनलिज्म जो है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो इमर्ज होने लगा 1960 से, किसकी लीडरशिप के अंडर, अंडर द पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो लिबरेशन, किसकी लिबरेशन की बात कर रहे हैं, पूरे पैलेस्टीन की। बट तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है ओवरऑल कि जो 2 स्टेट सोल्यूशन निकल रहा है उसको कैसे अडॉप्ट किया जाए। एंड अभी जो क्वेश्चन उठ रहा है कि पैलेस्टीन को हम परमानेंट मेंबर बना दे, पैलेस्टीनियन स्टेट को यूएन का, तो उसको भी वीटो पावर यूज करके बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगी, जैसे चाइना। चाइना अगर उसको सपोर्ट करेगा तो चाइना के लिए भी वो एक इशू हो जाएगा कि आगे जाके ताइवान को भी अगर फुल मेंबरशिप दे दी गई यूएन की तो वो उसके साथ कोप अप नहीं कर सकता, क्योंकि वो वन रूल की बात करता है, वो 2 स्टेट्स कंसिडर नहीं करता है, अपना ही पार्ट कंसिडर करता है ताइवान को भी। तो ऑस्लो अकॉर्ड, ऑस्लो प्रोसेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें 1993 से लेके 1995 के बीच में साइन किया गया ऑस्लो अकॉर्ड, एंड फॉर्मलाइज किया था इसने जो 2 स्टेट सोल्यूशन कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं। Then next, the textbooks were wrong about how your tongue works. तो जैसा कि इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, हमेशा से एनसीईआरटी में भी हमने देखा है कि आगे स्वीट हमें फील होता है, साइड में सॉल्टी, देन ऊपर सोर एंड एंड में हमें बिटर फील होता है। तो ये बोला गया है कि ये जो टंग के एरियाज की बात की जा रही है कि टेस्ट बड्स हमारे स्पेसिफाइड है, कन्फाइंड है इस एरिया के अंदर, तो वो मिथ है, ऐसा नहीं होता है। अगर रियलिटी में हम बात करते हैं तो जो टेस्ट सेल्स होते हैं हमारे बेसिकली सेंसर्स होते हैं जो ब्रेन को सिग्नल देते हैं एंड इनकाउंटर करते हैं जो भी न्यूट्रिएंट, टॉक्सिन या जो भी टेस्ट हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे बात हो रही है टेस्ट रिसेप्टर्स, और जो ये छोटे छोटे एरिया में हमने कन्फाइन किया कि इधर बिटर फील होएगा इधर स्वीट फील होएगा, ये ऐसे कन्फाइंड नहीं होता है, बल्कि ओवरऑल हमारी टंग पे प्रेजेंट होता है, ये कन्फाइंड रीजन्स में नहीं होता टंग पे। एंड ऑल्सो जो टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं वो सिर्फ हमारे टंग तक ही लिमिटेड नहीं होते हैं, बाकी बॉडी के अंदर भी टंग हमारे टेस्ट रिसेप्टर्स मिलते हैं, जिसमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक आ जाता है, लिवर, पैनक्रियास, फैट सेल्स, ब्रेन, मसल सेल्स, थायराइड एंड लंग्स, इन सब के अंदर हमें टेस्ट रिसेप्टर्स मिलते हैं। बल जबकि हम हमेशा एसोसिएट करते हैं टेस्ट रिसेप्टर्स को टंग के साथ, बट इन सारे ऑर्गन्स में भी हमें टेस्ट रिसेप्टर्स मिलते हैं। हम्म। तो टेस्ट की अगर बात करते हैं तो वो स्टिमुलेट करता है सेलिवाइजेशन को, एंड एक लिटिल इंसुलिन जो है उसको भेजता है टू द ब्लड, which in turn transports the sugars into the cells। तो नोबेल प्राइज भी मिला था रशियन फिजियोलॉजिस्ट को, इवान पावलोव
नोबेल प्राइज मिला था इनको डाइजेशन के ऊपर स्टडी करने के लिए। तो टेस्ट रिसेप्टर्स नॉट लिमिटेड टू टंग, एंड ऑल्सो the taste receptors, taste buds being specified in small areas over the tongue, it is also a myth. Then next, now semaglutide can lower the risk of kidney disease by 24%. तो यहाँ पे बात हो रही है क्रोनिक, हमारा जो CKD, दैट इज क्रोनिक किडनी डिसीज। तो क्या होती है क्रोनिक किडनी डिजीज? बेसिकली ग्रेजुअली आपकी जो किडनी की फंक्शनिंग है वो कम होती जाती है, एंड किडनी की जो एबिलिटी है कि वो वेस्ट को फिल्टर आउट करे वो कम होती जाती है। तो किडनी फेलियर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। क्या होता है इसकी वजह से? फ्लूइड और जो वेस्ट है हमारी बॉडी में उसका बिल्डअप होने लगता है, एंड इवेंचुअली किडनी फेलियर हो जाता है। मतलब आपको फिर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, आपको किडनी चाहिए होगी। एंड उसके अंदर भी देखते हैं हम कई बार कि इश्यूज आते हैं। किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो तो जाता है बट बॉडी जो है वो आपकी अडेप्ट नहीं कर पाती है, एंड उसके बाद भी किडनी फेलियर हो जाता है। तो एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट जो अवेलेबल है उसकी अगर बात करते हैं तो कोई क्योर नहीं है हमारे इस बीमारी का, क्रोनिक किडनी डिजीज का। हम्म तो जो ड्रग यूज किया जा सकता है उसमें हम बोल सकते हैं ARBs, दैट इज एंजियो एंजियोटेंसाइन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो सेमाग्लूटाइड, सेमाग्लूटाइड क्या है? अब सेमाग्लूटाइड की अगर बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि एक तरीके का ड्रग है जो कि इंसुलिन के सेक्रीशन को इंक्रीज करता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करने में हेल्प मिलती है हमको। तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे, एंड इसको वेट लॉस के साथ भी एसोसिएट किया जाता है कई बार, semaglutide. The next is largest known genome that is found inside a fern. तो फर्न, फर्न जैसा कि इस फोटो में दिखाई दे रहा है हमको, इसमें लार्जेस्ट जीनोम मिला है, ह्यूमन से भी बड़ा। तो बात करते हैं यहाँ पे, तो नोन लार्जेस्ट नोन जीनोम ऑन अर्थ, टेमिस टेमिस्पेरेटिस ओब्लैंसियोलेटा, इसको बोला गया है कि लार्जेस्ट नोन जीनोम है अर्थ के ऊपर, जिसमें फोन की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो फोन सेल है दे कंटेन मोर देन 50 टाइम्स ऑफ DNA एज कंपेयर टू ह्यूमंस। तो 50 टाइम्स ज्यादा DNA प्रेजेंट होता है फोन्स के अंदर। एंड DNA कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो DNA प्रेजेंट होता है जीन्स के अंदर। तो डिफरेंट डिफरेंट जीन्स के अंदर हर एक जीन के अंदर डिफरेंट DNA होता है, एंड ये डिफरेंट जो जीन्स है हमारे ये मिलके क्रोमोसोम बनाते हैं, एंड ये क्रोमोसोम्स पार्ट बनते हैं हमारे जीनोम का। तो उसकी यहाँ पे बात हो रही है, DNA 50 टाइम्स ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ह्यूमंस। इसके अलावा बात हो रही है यहाँ पे फ्रॉग्स की, लंग फिश की, इनके जो जीनोम होते हैं दैट इज बिगर देन ह्यूमंस। तो ह्यूमन की बात करते हैं कितना जीनोम कैरी करता है, तो ह्यूमन जो है दे कैरी अबाउट 20,000 प्रोटीन कोडिंग जीन्स। तो 20,000 प्रोटीन कोडिंग जीन्स जो हैं वो ह्यूमंस में होते हैं, बट हम बोल सकते हैं कि इन ह्यूमन से भी ज्यादा हमें जीनोम्स देखने को मिलते हैं फ्रॉग्स में, फर्न्स में, लंग फिश में, सैलामेंडर, इनके अंदर भी। तो इसके अलावा DNA जो है दैट दे डोंट इनकोड दी प्रोटीन्स बट दे स्टिल कैरी अप एन इम्पोर्टेंट जॉब। तो 90% ऑफ द ह्यूमन जीनोम है उसका कोई हमें फंक्शनिंग पता ही नहीं है। तो सिर्फ 10% की फंक्शनिंग हम बोल सकते हैं कि जो जीनोम है उसकी हमें पता है, 90% की फंक्शनिंग हमें पता ही नहीं है, जिसको हम DNA जंक भी बोलते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। तो डीएनए जंक मतलब 90% ऑफ जो DNA है जो भी किसी जीन में होता है दे आर नॉन कोडिंग, इसलिए उनको जंक DNA बोलते हैं। एंड सिर्फ 2% जो जीन होता है उसमें कोडेड प्रोटीन्स होते हैं हमारे, एंड ह्यूमन जीनोम के अंदर बोलते हैं तो 30,000 जीन्स होते हैं
46 क्रोमोसोम्स के अंदर। तो 30,000 जीन्स में से 98% जो डीएनए होता है उसके अंदर जो जीन्स है वो बेसिकली कोई फंक्शनिंग ही नहीं करते हैं, इसलिए कोई कोडेड प्रोटीन नहीं होता उनके अंदर, इसलिए हम उनको जंक डीएनए बोलते हैं। एंड सिर्फ 2% ऑफ जो जीन कोड होते हैं दे आर फॉर प्रोटीन। इसके अलावा यहाँ पे बात हो रही है अफ्रीकन लंग फिश की, विच हैज द सेम नंबर ऑफ प्रोटीन कोडेड जीन्स एज द ह्यूमंस। तो डिफरेंट एनिमल्स की बात की जिसमें फ्रॉग आ जाता है, सैलमेंडर आ जाता है और लंग फिश आ जाता है, जिनके पास हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन से भी ज्यादा बड़े जीनोम्स है। एंड ऑल्सो फर्न जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, लार्जेस्ट नोन जीनोम। इसके बाद बात करते हैं तो अफ्रीकन लंगफिश जिसके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटीन कोडेड जीन्स होते हैं एज द ह्यूमंस। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। एंड ऑल्सो जंक डीएनए, तो जंक डीएनए जिसमें कोई कोडेड प्रोटीन नहीं होता एंड उसकी फंक्शनिंग हमको बेसिकली नहीं पता है। देन नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं, यहाँ पे दिया है रोमन बाथ्स विच में हार्बर नोवल एंटी माइक्रोबियल नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे बात हो रही है जो ग्रेट बाथ हमें मिला था इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, उसमें टेम्परेचर जो मेंटेन किया जाता था पानी में दैट वाज अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे भी यही बात हो रही है, टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, कटिंग एज सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी, और आइसोलेट किया गया है बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक एक्टिविटीज के दौरान। वहां से हमने बेसिकली देखने की कोशिश की है कि कैसे वाटर टेम्परेचर को मेंटेन किया जा रहा था रोमन बाथ्स के अंदर। एंड बेसिकली बोला जा रहा है कि ऐसे यहाँ पे हमें एंटी माइक्रोब्स मिले हैं जो कि बेसिकली ह्यूमन पैथोजेंस के अगेंस्ट वर्क कर रहे थे, ई कॉली, शिगेला फ्लेक्सनेरी। तो वर्ल्ड फेमस जो रोमन बाथ है, इट वाज होम टू डाइवर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कुड बी क्रिटिकल फॉर द वर्ल्ड टू फाइट अगेंस्ट एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। तो AMR एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस उसके अगेंस्ट फाइट करने में भी हमें हेल्प कर सकता है। तो हॉट स्प्रिंग्स थे उस टाइम पे जिसमें नेचुरली एंटी माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स की डिस्कवरी हुई है, जिसमें इंपॉर्टेंट हो जाता था रोमन बाथ्स के अंदर किंग्स स्प्रिंग where the water it reached around 45 डिग्री सेल्सियस। एंड ग्रेट बात के साथ अगर इसको कंपेयर करते हैं तो वहां पे क्लोज टू 30 डिग्री सेल्सियस। देन नेक्स्ट वी हैव इंडियाज फर्स्ट वुमेन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द UN। तो रुचिरा कंबोज ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की ऑफिसर हैं एंड इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया की पहली विमेन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थी टू द यूनाइटेड नेशंस एंड इन्होंने अभी रिटायर कर लिया है। तो शी वॉज फ्लुएंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड फ्रेंच। बहुत सारी जगह एक्टिवली इन्होंने वर्क किया है जैसा कि हम देख भी सकते हैं। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनी ऑफ इंडिया टू न्यूयॉर्क। इसके अलावा इन्होंने पेरिस में और फ्रांस के अंदर, भूटान के अंदर एक्टिवली वर्क किया है जैसा कि हम देख भी सकते हैं। इंडिया चीफ ऑफ प्रोटोकॉल भी थी 2011 से लेके 14 तक and making her the first and the only woman so far in the government to have held this position. So India's chief of protocol. Then why some cuckoo birds have higher rate of speciation? तो cuckoos की यहाँ पे बात हो रही है कि they lay their eggs in the nests of other birds and they have high speciation rates when they lay their eggs in a broader range of host bird species. तो high speciation रेट इनका होता है। तो स्पेसिएशन बेसिकली बोल सकते हैं होता क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि जो नया बेसिकली जेनरेशन आ रही है उसकी जो फॉर्मेशन हो रही है वो अलग ही स्पीशी में कन्वर्ट हो जा रहा है, नई स्पीशीज आ रही है, स्पेशल ट्रेड्स उनके पास आ रहे हैं। तो कैसे एक नया काइंड ऑफ एनिमल या फिर प्लांट स्पीशी फॉर्म होती है, क्या उसका एवोल्यूशनरी पैटर्न होता है, उसको हम बोल सकते हैं स्पेसिएशन। तो कब होता है, जब एक ग्रुप है विद इन अ स्पीशी, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर मेंबर्स
जैसा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि दूसरे बर्ड्स के नेस्ट में वो अपने एग्स ले करती है, जिसकी वजह से वो जो ग्रुप है जो एग ले उसने किए हैं, वो स्पीशीज जो है वो सेपरेट हो गई दूसरे मेंबर्स के साथ उस स्पीशी में। इस वजह से वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करती हैं। देन जिका वायरस के बारे में यहाँ पे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देन नेक्स्ट इज आर्कियोलॉजिस्ट्स, संस्कृत स्कॉलर्स टाई अप द डिसाइफर ऋग्वेदा टेक्स्ट। तो यहाँ पे ऋग्वेदा टेक्स्ट को हड़प्पन्स, वैदिक और हड़प्पन्स के बीच में बेसिकली लिंक करने की बात हो रही है। एंड इम्पोर्टेंट साइट्स की यहाँ पे कुछ बात हो रही है जिसमें राखी गरी एक इम्पोर्टेंट हो जाती है। हम्म तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो देखा जा रहा है कि इस्टेब्लिश किया जा रहा है कि एक रिलेशनशिप था बिटवीन दी हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड द पीपल ऑफ वैदिक एज। हम्म तो आर्कियोलॉजिस्ट ने एविडेंस अनअर्थ किया है बाय कहाँ पे, हड़प्पन सेटलमेंट्स एट दी हरियाणा's राखीगिरी एंड बनी बनवाली एट कालीबंगन। तो कालीबंगन राखीगिरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ऑन दी राजस्थान कालीबंगन दैट इज लोकेटेड ऑन हरियाणा राजस्थान बाउंड्री एंड एट धोलावीरा ऑल्सो। तो तीन इंपॉर्टेंट साइट्स हैं यहाँ पे, राखीगिरी, कालीबंगन, इसके अलावा धोलावीरा। एंड यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले राखीगिरी की। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर बात करें तो लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन ये हमें अभी तक मिली है या फिर टाउन इन दी वर्ल्ड। एंड ये तीनों फेजेस दिखाती है हमें हड़प्पन कल्चर के, दैट इज प्री, देन मेच्योर, देन लेटर ऑल्सो। इसके अलावा यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट था क्योंकि सिमिलरली जैसे ब्रॉन्ज में हमें मोहनजोदारो के अंदर ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली थी, यहाँ पे भी ऐसे हमें फीमेल फिगर मिला है। राखीगिरी हिसार के पास लोकेटेड है हरियाणा के अंदर। कौन सी रिवर प्लेन्स में लोकेटेड है, बेसिकली हम बोल सकते हैं घग्गर रिवर प्लेन्स के अंदर लोकेटेड है। तो लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट जो जो भी हमें अभी तक मिली है। कालीबंगन, कालीबंगन नेम से ही हम देख सकते हैं, काली मतलब ब्लैक, बंगन बैंगल्स। तो ब्लैक बैंगल्स, बैंगल्स के लिए ये फेमस था, राजस्थान में लोकेटेड है घग्गर रिवर के ऊपर। क्या क्या यहाँ पे मिला, फायर ऑल्टर्स मिले जिससे हमें पता चला कि सैक्रिफाइस को प्रैक्टिस किया जाता था। इसके अलावा मैसिव ब्रिक वॉल्स मिली हमें जो कि हमें बताता है सिटाडल और लोअर टाउन दोनों ही थे। बोन्स मिले हमें, डेकोरेटिव ब्रिक्स मिले जो कि फ्लोरिंग में यूज किए जाते थे एंड यहाँ से बाकी जगहों पे ट्रांसपोर्ट भी किए जाते थे। तो प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन का हमें पता चला एंड ऑल्सो मैच्योर हड़प्पन। बरियल जो होता था वो रेक्टेंगुलर और सर्कुलर ग्रेव्स के अंदर होता था। तो मोहनजोदारो से कंपेयर करते हैं तो उतना वेल प्लान्ड और ऑर्गेनाइज नहीं था कालीबंगन। एंड इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं था। बट फायर ऑल्टर्स, प्लोड फील्ड्स और बैंगल्स के लिए फेमस था ये। और ऑल्सो डेकोरेटिव ब्रिक्स जो थी, जो टाइल्स बेसिकली फ्लोरिंग के लिए बिछाते थे लोग, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट था। धोलावीरा की बात करते हैं तो धोलावीरा हमारा गुजरात के अंदर लोकेटेड है, लूनी रिवर जो कि वहां से फ्लो करती है। क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमें मिला, यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हमें यहाँ पे मिला जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो हार्वेस्टिंग सिस्टम था बेसिकली वहां पे हमें एक इंस्क्रिप्शन भी मिला जिसपे 10 लार्ज साइज्ड हड़प्पन स्क्रिप्ट दिखी मिली हमें जो कि एक साइन बोर्ड की तरह दिख रहा था। इसके अलावा मेगालिथ हमें मिले, बरियल साइट्स पे इरिगेशन होता था, डैम्स बनाए गए थे, एम्बैंकमेंट्स बनाए गए थे और जायंट वाटर रिजर्वॉयर हमें वहां पे मिला। तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स हो जाती हैं हड़प्पा के बारे में एंड इम्पोर्टेंट उनके बारे में। तो वेदास की बात करते हैं तो वो ओरिजिनेट हुए बिटवीन 2000 बीसी से लेके 1500 बीसी से। एंड तो एविडेंस जो हमें राखीगिरी में मिला अबाउट दी रिचुअल प्लेटफॉर्म्स और फायर अल्टर्स, वो कनेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे फायर वर्शिप जो कि ऋग्वैदिक टेक्स्ट में भी मेंशन की गई है। एंड यहाँ से बेसिकली कोरिलेट करने की बात हो रही है इन दोनों टाइम फेजेस के बारे में। तो सरस्वती रिवर जो कि अभी नहीं है
बट ऋग्वेदिक टेक्स्ट के अंदर उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो घग्गर वाला प्लेन है हमारा, वहां पे शायद कहीं पे सरस्वती रिवर हुआ करती थी, बट अभी वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हरप्पन सेटलमेंट्स जो थे वो देवर अलोंग द बैंक्स ऑफ सरस्वती रिवर, and nearly 2000 known Harappan settlements were spread over the Indus basin and also over the Gujarat. And two-third जो था, that is at least 1200, they were located along the basin of Saraswati. तो सरस्वती पहले के टाइम पे इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। एंड कुछ कुछ स्कॉलर्स तो ये भी बोलते हैं कि दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड हॉर्सेस। किसके बारे में? हंगेरियन, हंगेरियंस के बारे में। तो हंगेरियन रेफरेंस की यहाँ पे बात हो रही है ऑफ एनिमल बोन्स, जो कि हॉर्स की थी शायद। तो हॉर्स जो था उसका मेंशन ऋग्वेदिक टेक्स्ट के अंदर भी है। एंड यहाँ पे बात हो रहा है रिचर्ड मेडोज थ्योरी की, कि जो एनिमल बोन्स थे दे वर दैट ऑफ अ वाइल्ड एस। तो कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि डोमेस्टिकेट किया जा रहा था हॉर्सेस को भी, जो कि इंडिया से आए थे। एंड बोल सकते हैं ओनली आफ्टर 1800 बीसी फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो हंगेरियन और इंडिया के बीच में भी यहाँ पे कनेक्ट देखा जा रहा है। इसके अलावा थ्योरीज आर्यंस के माइग्रेशन को लेके कि कहाँ से आए, तो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं जो दी गई हैं। एक थ्योरी है कि जो आर्यंस थे दे केम फ्रॉम यूरोप टू द सेंट्रल एशिया एंड देन टू द साउथ एशिया। एनसीईआरटी बुक जो है उसमें मेंशन किया गया है दैट द हड़प्पन्स वर इंडिजिनस टू इंडिया डेटिंग बैक टू 10,000 बीसी। आर्यंस में और भी थ्योरीज हैं कि पहले से ये लोग यहाँ पे रहते थे, बस इंटरनल माइग्रेशन वो कर गए। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हड़प्पा जब एंड हुआ तो वहां से शायद माइग्रेशन हुआ होगा, and वही लोगों को हम आर्यन बोलते हैं। तो बहुत सारी डिफरेंट थ्योरीज हैं जो कि डिफरेंट लोगों ने प्रोवाइड की हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है राखीगिरी, धोलावीरा, कालीबंगन जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं, एंड ऑल्सो ऋग्वेदिक टेक्स्ट के बारे में। So thank you so much for joining Ansarkari. Keep watching and keep learning. Thank you.